Good morning, students. Class 12, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. In this video, we will study about the relations between India and Nepal. But before starting the topic at page number 97, let's recapitulate जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने इंडिया और नेपाल के बारे में पढ़ा है। और बेसिकली हमें इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज और फ्रेंडली रिलेशंस हमारे बीच में रहे हैं, एक आधा चीज़ों को छोड़कर। तो हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर नेपाल में मोनार्की से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मूवमेंट्स हुए। लोकतंत्र आंदोलन का नाम दिया गया उन्हें, या डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आप नाम दे सकते हैं। 2006 से ये मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिसमें 7 पार्टी अलाइंसेस ने एक मेजर रोल प्ले किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ माओइस्ट ग्रुप हैं। ये माओइस्ट वर्ड बेटा प्लीज़ आप याद रखें, क्योंकि ये भी आगे जब हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करेंगे तो ये दोबारा टर्म आएगा। और नेपाल में एक मोनार्क और माओइस्ट दोनों ही एस्पेक्ट्स को, या अगर हम जब देखते हैं किंग के बारे में जब हम बात करते हैं, माओइस्ट ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसे भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इन सब चीज़ों से। इसके बाद 2008 में मोनार्क को, या मोनार्कियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप करने की कोशिश की गई। माओइस्ट ग्रुप ने भी कोशिश की कि भाई उनको भी कहीं ना कहीं पावर में एक रोल मिल जाए। और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े नेपालीज़ को, या नेपाल की जो पॉपुलेशन है दे फेस्ड मेजर 3 चैलेंजेस, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो माओइस्ट ग्रुप से लोगों ने इंसर्जेंसी चलती रही, वहाँ पर लोगों को अटैक चलता रहा कि हमें कहीं ना कहीं सिस्टम में आने का या एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका मिल जाए। इसके बाद कुछ लोग चाहते थे कि हमारी जो मोनार्कियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारे पास्ट में एक लंबे समय से चलती आ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं रोल हमारे फ्यूचर में जो भी हम गवर्नमेंट सेटअप करें उसमें भी वो रहे। तो इस चीज़ के चलते लोगों को कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मेजर चीज़ें बेटा, जो माओइस्ट ग्रुप हैं इनके बीच में डिफरेंसेस, एक आपकी SPA है, 7 पार्लियामेंट्री अलाइंसेस वो, और दूसरे माओइस्ट ग्रुप, जहाँ पर माओइस्ट ग्रुप SPA को भी फोर्स करता है कि हमारा गवर्नमेंट आना चाहिए, हमें भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में एक रोल मिलना चाहिए। उसी तरीके से जो 7 पार्टी अलाइंसेस है वो भी चाहती है कि भाई हमारा डोमिनेंस ज़्यादा हो। और ये नेपाल के लोगों को भी अच्छे से पता था कि अगर आपके गवर्नमेंट में माओइस्ट का रोल आ जाता है या माओइस्ट का कंट्रोल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर उस तरीके से उनको पावर या कंट्रोल नहीं मिल पाएगा। हम लोगों ने बेटा बाद में जब बात की नेपाल के रिगार्डिंग, तो हमने एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखा है डेमोक्रेट्स, माओइस्ट और मोनार्क फोर्स के बीच में। बट इन सभी अप्स एंड डाउन्स के बावजूद इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं। तो इन्हीं सब रिलेशंस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। प्लीज़ बेटा ये डेट याद रखेंगे आप, 2015 ईयर, अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हम बेटा जब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है दैट कि इंडिया और नेपाल में एक ट्रीटी साइन हुआ है। उस ट्रीटी को आप फ्रेंडशिप ट्रीटी कह सकते हैं। उस ट्रीटी के अंदर कुछ इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन आउट किया गया है कि एक नेशन का सिटीज़न, एक नेशन का पर्सन दूसरे नेशन के अंदर विज़िट कर सकता है बिना किसी वीज़ा के और पासपोर्ट के। ऑल्दो इट इज़ वेरी रिस्की टू अलाउ citizens from the other nation
सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट इंडिया और नेपाल के रिलेशन सिंस इंडिपेंडेंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहे हैं कि दोनों ही नेशन के जो लोग हैं वो बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के एक दूसरे के नेशन को विज़िट करते हैं एज अ टूरिस्ट, एज अ लाइक फॉर द बिजनेस, बाकी सब चीज़ों के लिए भी। नेपाल एंड चाइना हैव गुड रिलेशंस। व्हेन वी टॉक इन सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ रिस्की सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेपाल और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस कर रहा है। थ्रेट बेसिकली एक टाइप की धमकी है बेटा, या फिर एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने को मिल रहे हैं। और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स क्यों हैं? क्योंकि नेपाल की साइड से और चाइना की तरफ बेसिकली क्या है, चाइना के जो माओइस्ट ग्रुप हैं, नेपाल के जो माओइस्ट ग्रुप हैं, या जो नेक्सलाइट्स ग्रुप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या फिर कुछ रिबेलियन मूवमेंट्स को प्रवोक करते हैं, तो ये माओइस्ट ग्रुप और नेक्सलाइट मूवमेंट्स दोनों ही इंडिया के लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और ये थ्रेटनिंग सिचुएशन पहले भी थे, पर ये थ्रेटनिंग सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस करने को मिले हैं, क्योंकि नेपाल और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना नेपाल का जो वे है, नेपाल का जो रास्ता है वो यूज़ करता है इंडिया के अंदर ये सब एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। इसके बाद इंडिया प्रोवाइड सी रूट टू नेपाल अ लैंडलॉक कंट्री। बेटा लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जब कोई भी नेशन, जब आप मैप देखते हैं इंडिया का, कोई भी नेशन चारों तरफ से किसी दूसरे नेशन की बाउंड्री से जुड़ा हुआ होता है। हमारे पास भूटान है, हमारे पास सिक्किम है, हमारे पास नेपाल है, इस तरफ हमारे पास हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नीचे की तरफ पूरा इंडिया है, इधर भी इंडिया है आपके पास, ये बीच में भी इधर इंडिया ही है। तो आप चारों तरफ से किसी न किसी नेशन से घिरे हुए हो। आपके पास वाटर बॉडीज से आपका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं होता, आपकी सारी की सारी चारों तरफ से जो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं किसी दूसरे नेशन की बॉर्डर से टच हो रहे हैं, तो इसे आप लैंडलॉक कंट्रीज़ कहते हैं। तो नेपाल को सी रूट चाहिए, लाइक ट्रेड करने के लिए भी चाहिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए भी चाहिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इंडिया नेपाल को सी रूट प्रोवाइड करता है अपने नेशन के अंदर से, ताकि वो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और अपने नेशन में एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ कर सके। फोर्थ पॉइंट सेज दैट इंडो नेपाल रिलेशंस आर फेयरली स्टेबल, पीसफुल डिस्पाइट डिफरेंसेस, यानी कि हमें फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब नेपाल और चाइना के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट स्टिल हम लोगों ने फिर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशंस या पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन किया है। हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, साइंटिफिक कोऑपरेशन है, ये रिपीट हो गया बेटा, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम जो आपस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एक दूसरे की हेल्प की जाती है, बेसिकली इंडिया नेपाल की हेल्प कर रहा है। इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट है, क्योंकि नेपाल के पास जो रिवर्स फ्लो हो रही हैं या जो इंडिया के पास रिवर फ्लो हो रही हैं, उन रिवर्स का वाटर को यूज़ किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर दी लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। तो दोनों ही कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। लास्ट पॉइंट बेटा ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए, इंडिया ने नेपाल की बहुत ज़्यादा हेल्प की है डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि जो SPA अलाइंसेस रहा उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। माओइस्ट ग्रुप्स जो आए उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, बट जितने भी ग्रुप्स ने, जितने भी अलाइंसेस ने डेमोक्रेसी को सेटअप करने में हेल्प किया या डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए एक विल दिखाया, उन लोगों की इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और इसमें बेटा इंडिया का ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरे नेशन में होता है तो उनके साथ रिलेशंस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। तो बेटर टू हेल्प देम टू establish democratical form of government, and India helped the most। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया। तो विद ऑल दीज पॉइंट्स we can say and we can conclude that India and Nepal both are having very good relations with each other।
बट स्टिल अगर नेगेटिव पॉइंट्स लिखने के लिए डायरेक्ट बात आ जाती है तो आप नक्सलाइट मूवमेंट, और इन नेपाल एंड चाइना के गुड रिलेशंस, माओइस्ट ग्रुप, इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में।